ये अब वो और उसका बॉयफ्रेंड दोनों साथ में जा रहे होते तो ये भी जाते हुए बॉय से पूछते कि क्या तुम मुझे सच में लाइक करते हो। तो वो कहता है कि ऑफ कोर्स मैं तुम्हें सच में लाइक करता हूँ। जो लड़की मेरे पास आई थी मैं तो उसे जानता भी नहीं हूँ। लाइट हाउस सिस्टम एक्टिवेट का टाइम दिखाया जाता है जो 2 डेज और 12 आवर रह चुका था। और 2012 में जैंग जो अपनी फ्रेंड के रेस्टोरेंट में आती है जिसका टी रेस्टोरेंट होता है। अब रूही भी अपनी फ्रेंड के पास आकर बैठ तो जाती है पर आते साथ सबसे पहले उसके स्कार्फ को और अपने स्कार्फ को देख रही होती जो बिल्कुल सेम टू सेम होता है। जियांग भी किसी से बात कर रही होती है। कॉल पर बात करने के बाद अपनी फ्रेंड से उसके काम के बारे में पूछी होती कि काम कैसा जा रहा है। तो रूही कहती कि तुम्हारी वजह से काम बहुत ही ज्यादा अच्छा जा रहा है क्योंकि जियांग ने उसके काम में इन्वेस्ट किया था। पर मैं ऐसा चाहती हूँ कि एक और ब्रांच बना लो अपने काम की ताकि उससे भी काफी अच्छी अर्निंग हो। तो वो आगे से कहती है कि चलो ठीक है अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं और भी इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। पर रूही कहने लगती है कि नहीं मैंने ऐसा भी नहीं बोला, तुम्हें और इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बस मैं चाहती हूँ कि नाइट सर्विस में मुझे काम मिल जाए जिसके बाद मैं खुद ही इसकी न्यू ब्रांच भी बना लूंगी। तो आगे से जियांग कहती है चलो ठीक है मैं इस बारे में बात करूंगी। अब रूही तो वहाँ जाने लगती है पर वो रूही को रोकते हुए उसे कहने लगती है कि इस स्कार्फ को चेंज कर लो क्योंकि कोई भी स्कार्फ को देखकर बता सकता है कि ये फेक है। तो रूही भी कहती है कि हाँ मैं इसे चेंज कर लूंगी। अब रूही दिखाई जाती है जो काम कर रही होती है वहीं पर लोगों की बातें भी सुन रही होती है कि एक रिच लड़की और इसकी दोस्ती कैसे हो सकती है। अब इसी तरह की बातें सुनने के बाद थोड़ी सैड हुई होती है तभी वहाँ पर जियांग आ जाती है जो आते साथ ही रूही के पास आती है पूछने लगती है कि क्या हुआ। तो आगे से कहती है कि कुछ भी नहीं। जियांग तो इसके लिए न्यू स्कार्फ लेकर आई थी वही रूही को देने लगती है पर रूही उसके दिए हुए स्कार्फ को एक्सेप्ट नहीं कर रही होती बट वो फिर भी रूही को दे देते और कहते हैं कि तुम काफी थकी थकी लग रही हो तो बोयो तुम्हें वापस छोड़ेगा, तुम्हें इतना काम करने की जरूरत नहीं है। पर आगे से रूही कहती है कि बोयो को तकलीफ देने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होता मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर आगे से बोयो भी कहता है कि नहीं कोई मसला नहीं है मैं तुम्हें छोड़ आऊंगा। अब जियांग भी वहाँ से बोयो से अपना बैग लेने के बाद चली जाती है। बोयो भी उसको जाते हुए देख रहा होता है और रूही भी वहाँ से चली जाती है। अब जियांग जो उसी जगह पर वापस आकर जब देखती है तो रूही वही वाला स्कार्फ वाला गिफ्ट वहीं पर छोड़कर चली गई थी। ये देखकर वो उसको रात में देने के लिए उसके रेस्टोरेंट में आती है और उसको रूही की आवाज आती है तो वो उसी तरफ जा रही होती है तभी उसको रूही के साथ बोयो की भी आवाज आती है जो दोनों साथ में थी और रूही उसके साथ न्यू ब्रांच के बारे में डीलिंग कर रही होती है। वो भी से कह रहा होता है कि जैसे तुम्हें न्यू ब्रांच मिल जाएगी तभी हम इसको छोड़ देंगे क्योंकि वो दोनों इसका फायदा उठा रहे थे। और ये सारी बातें जियांग भी सुन लेते और काफी सैड होती है अपनी दोस्त की इस तरह की बातों को सुनने के बाद। और वहीं पर उसके रेस्टोरेंट में जब बैठी होती है तो रूही भी बहुत मजे से बाहर आ रही होती है तभी वो देखते है कि जियांग भी आई हुई है। देखकर वो बहुत इनोसेंट सा फेस बनाकर उसके पास जाती है और पूछती है कि तुम यहाँ पर कैसे। तो जियांग बताती है कि मैं यहाँ पर वो स्कार्फ देने के लिए आई हूँ जो तुम उसी जगह पर छोड़ आई थी। तो वो कहते हैं कि शायद मैं भूल गई वहीं पर और मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लाती हूँ। ये कहकर जब उसके लिए कुछ पीने के लिए लेकर आ रही होती है पर तभी जियांग उसे पूछ लेती है कि क्या तुम्हें बोयो छोड़ने के बाद यहाँ से वापस चला गया। ये सुनकर तो वो भी कुछ चुप हो जाती है और फिर उसे कहती है कि हाँ। अब जैसे ही जियांग के पास आती तो जियांग भी इसके मुंह पर कह देती है कि तुम्हारा और बोयो का क्या रिलेशन है। अब यहाँ पर रूही को पता लग चुका था कि इसने हम दोनों की बातें सुन ली हैं और उसे मनाने लगते और सॉरी करने लगते हैं कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं था, मैं तो बोयो से अपनी जान छुड़वाना चाहती थी पर बोयो ही मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। अब रूही को तो पता होता है कि दोनों इसका यूज कर रहे हैं। वो तो उस पर काफी गुस्सा कर रही होती है, कहने लगते है कि मैंने तुम्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझा था और तुम्हारी काम में इन्वेस्ट भी किया पर तुमने तो मुझे ही पागल बनाया ना। वो तो इससे काफी सॉरी कर रही होती है और जियांग जो जा रही होती है उसको जाते जाते भी माफी मांग रही होती है कि मैं तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी। तो जियांग कहती है कि तुम मेरी मिन्नतें इसलिए करी हो ना क्योंकि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लूंगी पर मैं ऐसा नहीं करूंगी और तुम्हें जो भी कुछ करना है वो तुम करो। और उसकी ज्यादा सॉरी करने की वजह से जियांग ये भी कह देती है कि अब तो मैं पक्का तुमसे इन्वेस्टमेंट अपनी ले लूंगी। ये कहते हुए जा रही होती है तो रूही भी आगे से कहती है कि अगर तुम एक कदम भी आगे गई तो मैं यहीं से कूद जाऊंगी। ये बात सुनने के बाद जियांग वहीं पर रुक जाती है पर उसकी तरफ देखती भी नहीं और फिर से जाने लगती है और रूही भी उसे जाते हुए देखती रह जाती है। और अब पता नहीं होता कि रूही वहाँ से कूदी या नहीं कूदी। और वैसे भी उसने अपनी असलियत तो बता ही दी थी कि मुझे ये तुम्हारी सबसे गंदी आदत लगती है, जो भी तुम अपने पैसों से लोगों से कुछ भी करवाती रहते हो, मेरी मेहनत तो तुम्हें नजर ही नहीं आती। और लाइट हाउस का टाइम बताया जाता है जो 1 डे और 16 आवर्स रह चुका था। और इधर जियांग दिखाई जाती है जो अपनी दोस्त से दिल तोड़वाने के बाद आकर बैठी हुई थी और उसको बोयो की कॉल आ रही होती है पर बोयो की कॉल को अटेंड नहीं कर रही होती। काफी बार कॉल आने की वजह से वो बोयो की कॉल जैसे अटेंड करती है तो बोयो से बताता है कि रूही नहीं मिल रही, वो डिसअपियर हो चुकी है। ये सुनते साथ ही वो उसी जगह पर ढूंढने के लिए आ जाती है रूही को जहाँ पर उसने बोला था कि मैं इस ब्रिज से कूद जाऊंगी। पर तब जियांग उसके लिए नहीं रुकी थी और बोयो भी उसके साथ होता है। पूछा होता है कि तुम मेरी कॉल्स वगैरह क्यों नहीं अटेंड कर रही हो, तुम्हें क्या हो गया, ना ही मेरे मैसेजेस का रिप्लाई दे रही हो। तो वो आगे से कहती है कि तुम्हें ये पूछने का क्या हक है क्योंकि मुझे तुम्हारे बारे में हर चीज पता लग चुकी है, तुम्हारी और रूही के बारे में। अब ये सुनने के बाद तो वो बिल्कुल चुप हो जाता है। तो जियांग भी अपने डैड को मैसेज कर रही होती है कि मैंने आपसे बात करनी है, रूही मिल नहीं रही और उसने मुझे कहा था कि अगर मैं ना रुकी तो वो यहाँ से कूद जाएगी। मुझे लगता है कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है, आपको मेरी हेल्प करनी होगी। इतने में उसे मिस्टर शिन की कॉल आती है। उसकी जब कॉल अटेंड करती है तो वो भी इसे अपने पास बुलाते हैं। उसे देखते साथ ही कहने लगते हैं कि फाइनली तुमसे मिल लिया। वो तो ऐसे बिहेव कर रहे होते कि जैसे वो जियांग को पहले से जानते ही ना हो। और जियांग उसे कह रही होती है कि मेरी फ्रेंड को ढूंढने में मेरी हेल्प करो। पर वो तो आगे से जियांग से क्वेश्चन पूछा होता है कि क्या तुम अपनी लाइफ से खुश हो, तुमने कभी सोचा कि तुम यहाँ पर क्या
क्या करने के लिए आई हो या बस दुनिया को विजिट करने के लिए आई हो। उसकी बातों को सुनकर जैंग कहने लगती है कि मैं तुमसे क्या बात कर रही हो, तुम मुझसे क्या पूछ रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हारी दोस्त को तो मैं ढूंढ लूंगा, पर पहले इस बात के बारे में भी सोचना कभी अकेले में बैठकर कि तुम लाइफ में क्या करने के लिए आई हो। और फिर उसके फ्रेंड के बारे में बात करने लगता है कि मैं तुम्हें ये वाला सेलफोन देता हूँ, अब हमारी इस पर ही बात होगी रुई के बारे में। तो वह कहती है कि क्या मतलब, मैं इससे बात क्यों करूंगी। तो वो आगे से बताने लगता है कि इससे तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स वगैरह भी किसी के पास जाती है और इससे तुम्हें ट्रबल भी क्रिएट हो सकती है। एक एविडेंस ये भी दिखाता है कि तुम जो भी अपने मोबाइल से बात करते हो वो इस सेलफोन में भी आता है, जैसे कि तुमने अपने डैड को ये वाला मैसेज किया। ये देखकर तो जैंग भी कुछ शौक हो जाती है क्योंकि उसने ये बात सिर्फ अपने डैड को बताई थी। तो वो भी इसके पास वही वाला मोबाइल रखने के बाद वहाँ से चला जाता है। अब उसके जाने के बाद जैंग भी उस मोबाइल को देख रही होती है। वापस घर पर आने के बाद अपने दोनों मोबाइल्स को उसने अपने पास रखा हुआ था और जिस मोबाइल पर मिस्टर शिन ने बोला था कि मेरी तुमसे बात यहाँ पर होगी और यहीं पर मैं तुम्हें रुई के बारे में बताऊंगा, आप जल्दी से कॉल को अटेंड करती और पूछे होते कि रुई के बारे में क्या पता लगा। तो